Very good morning, everyone. Welcome back to Commerce and Management Funda. And as I had told you all that the next video will be about what is macroeconomics and the related details like characteristics, limitations, etc. So here we are, and let us start without wasting any more time. As we had already discussed in the previous videos कि macroeconomics होता क्या है. Macro means large, I said, and when we study economics on a larger basis, when we study economy as a whole, it is called macroeconomics. अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो macro मतलब बड़ा, और जब हम पूरी इकॉनमी की बात करते हैं, पूरी कंट्री की या वर्ल्ड की इकॉनमी की बात करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में कवर होता है. ऐसा बोला जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट विच डील्स विद एग्रीगेट रिलेशनशिप्स. ओके. एंड अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसा मैंने बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स लार्ज, तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक भी यही होता है कि इट हैज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. माइक्रो में जब हम पढ़ रहे थे तो हम ये सिर्फ देख रहे थे कि किसी एक फर्म के प्रोडक्ट या सर्विस की क्या डिमांड या सप्लाई हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो इसमें हम ओवरऑल कंट्री में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की यहाँ पर हम बात करेंगे. एग्रीगेट डिमांड से बहुत लोग ये समझते हैं कि मेरी आपकी हम सबकी डिमांड मिला करके जो है एग्रीगेट डिमांड होती है. नहीं, वो मार्केट डिमांड होती है और इसे एक्सपोज डिमांड कहते हैं. और जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो एक्चुअली एक्स एंटे डिमांड है. एक्स एंटे मतलब प्लान्ड डिमांड, मतलब अगले साल की प्लानिंग जो हमने कर रखी है कि डिमांड कैसे आएगी, अगले साल जो भी लोग पैसा कमाने वाले हैं और उसमें से वो किस तरीके से उसको खर्च करेंगे, ये जब हम डेटा कलेक्ट करके और एनालाइज करके और प्लान करते हैं कि अगले साल कितनी डिमांड आने वाली है, उस हिसाब से जब हम सप्लाई की तैयारी करते हैं, तो ये जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है कि अगले साल हमारी जीडीपी कितनी बढ़नी चाहिए या कितना हमने प्रोडक्शन करना है ऑल ओवर इंडिया, और एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के क्या हालचाल होने वाले हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है. इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस टू डायनेमिक इकोनॉमी. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें कंडीशंस कभी भी सेम नहीं रहती. जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड में वॉर का सिचुएशन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वर्ल्ड में अगर वॉर की सिचुएशन चल रही है तो इंडिया या कोई भी एक पर्टिकुलर देश उस सिचुएशन से अछूता रह जाए. whatever happens in world economy, definitely every nation gets affected by it. तो जब हम पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो एक कंट्री उसमें माइक्रो हो जाता है और पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो मैक्रो का पार्ट हो जाता है. या फिर हम अगर इंडिया में टैक्सेशन या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज़ की बात करें तो वहाँ पर उस समय जो है इंडिया पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है, और कोई भी एक फर्म जो हमारे इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाती है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आप फिर भी थोड़ा बहुत चीज़ों को सेटल कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, लेकिन जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है, जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता. वो क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द कंट्री पॉलिसीज़ बनती हैं या जो भी सिचुएशंस आती हैं, तो वो सिचुएशंस हमेशा चेंज होती रहती हैं. इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बोलना चाहिए एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डायनेमिक इन नेचर होता है. तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने लगें या मैक्रो एनवायरनमेंट अपना आप समझने लगें तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे. नाउ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है. क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि जब तक आप मैंने कल भी बताया था कि जब तक आप अपने बजट को नहीं समझेंगे, अपने घर का जब तक आप बजट बनाना नहीं सीखेंगे या अपने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का आप बजट बनाना नहीं सीखेंगे, आप पूरे कंट्री का या बजट नहीं समझ पाएंगे और वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आप नहीं समझ पाएंगे. तो यस, शुरुआत छोटे रूप में होती है, तो जब आप माइक्रो समझते हैं तब आप मैक्रो को बेटर वे में समझ पाते हैं. इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इंटरडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है माइक्रो पे. और ऐसा नहीं है कि माइक्रो कोई इंडिपेंडेंट है, माइक्रो भी मैक्रो पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और वर्ल्ड इकोनॉमी को समझ पाएंगे तभी वो आपके बिज़नेस को कैसे इम्पैक्ट कर रही है ये भी समझ पाएंगे, और आप जो है अपने बिज़नेस को मैनेज कर पाएंगे और पॉलिसीज़ अपनी बेटर बना पाएंगे. और जैसा हमने देखा था कि माइक्रो में हम लार्जर स्मॉलर यूनिट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली लार्ज होते हैं, जैसे पूरा कंट्री या पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी. और
इसके बाद अगर हम स्कोप की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप अगर हम उसकी बात करें, तो जैसे मैंने बोला था कि माइक्रो में हम पढ़ते थे कि भैया हमारा प्राइस कैसे तय करेंगे, या हमें कितने और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें अपने पर्टिकुलर फर्म का या कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाना है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पढ़ी जाती है कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर कैसा, मतलब एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है कंट्री के अंदर, या फिर कंट्री की नेशनल इनकम, जो अगर हम बात करें हमारी नेशनल इनकम का क्या सिनेरियो है। तो ये सारी चीज़ों की बात इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होती है। और दूसरा मैंने बताया था कि वहाँ पे प्राइसिंग हम अपने प्रोडक्ट की कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक जनरल प्राइस लेवल सेट होता है इकोनॉमी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टमाटर की बात करें तो सपोज़ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी टमाटर, भैया टमाटर क्या भाव चल रहा है? 20 रुपये है ना। हाँ, अभी 20 रुपये किलो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, रायपुर में जहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर 20 रुपये किलो टमाटर चल रहा है। और ऑल ओवर इंडिया भी 20 से 30 रुपये के अंदर, 40 रुपये तक, 20 से 40 रुपये के अंदर कहीं पर भी आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में, चाहे वो स्टेट में किसी स्टेट में महंगाई ज़्यादा हो कम हो उस हिसाब से, तो 20 to 30-40 रुपीज़ के अंदर आपको जो है टमेटोज़ मिलेंगे इस सीज़न में अभी। तो वो इस लेवल को क्रॉस नहीं कर रहे, तो ये एक जनरल प्राइस लेवल हो गया। अगर हम पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो, या पर्टिकुलर सिटी की मैं बात करूं, तो यहाँ 20 रुपये किलो चल रहे हैं, या किसी एक मार्केट में 20 रुपये किलो चल रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर एक जो जनरल प्राइस लेवल वो क्या चल रहा है, तो वो हमारा जनरल प्राइस लेवल होता है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। और जो सिंगल यूनिट का जो प्राइस होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की। ओके, तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। जैसा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देख रहे थे तो हम केवल और केवल अपनी फर्म का प्रॉफिट, अपनी फर्म का प्राइसिंग, ये सारा कुछ देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह सारा कुछ आ जाता है कि कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्रो करेगी। इंडिया 3 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव हो चुका है, 5 ट्रिलियन देखिए कब हो पाता है, जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। हालांकि जो सिचुएशंस वॉर की आई हैं वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेंगी, एंड इट माइट बी कि हम सेट टाइम पे अपना टारगेट अचीव ना कर पाएँ, कुछ आगे ये पोस्टपोन हो सकता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बिकॉज ऑयल, गैस एंड एनर्जी के जो क्राइसिस अभी चल रहे हैं सब जगह। ऑल्दो इंडिया में अभी कोई ऐसा एज सच शॉर्टेज नहीं है, बट यू नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पर बात होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जांपल पिछले साल हमने मान लीजिए जो भी प्रोडक्शन किया था, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि किसी एक कंट्री में पिछले साल गाड़ियों की 100 यूनिट बनी थी, तो इस साल उन्होंने सोचा है कि हमें 110 यूनिट बनानी है। तो ये जो है हमारी रियल जीडीपी है कि रियल में हमारा प्रोडक्शन जब इम्प्रूव होता है, दैट इज़ रियल जीडीपी। और एक होता है नॉमिनल जीडीपी, इसमें चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। यानी इस बार भी हमने 100 ही यूनिट बनाए, पिछले साल 100 यूनिट जो है 90 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिका था, इस साल वही 100 यूनिट जो है 110 रुपये के हिसाब से अगर बिक रही हैं, तो इसमें ये हो जाता है कि ये नॉमिनल जीडीपी है कि हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, बट एक्चुअल में इंक्रीज़ नहीं हो रही है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ प्राइस राइज की वजह से हमारी जीडीपी ज़्यादा दिख रही है। तो हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो हो रही है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने वाला पार्ट है। इसके अलावा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात, जो भी इनकम कमाई जा रही है कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, वो लोगों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। वी ऑल नो दैट देर आर 3 क्लासेस ऑफ सोसाइटी, अपर मिडिल एंड दी लोअर क्लास। सो कैसे बोलना चाहिए, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और कैसे सारे बेनिफिट्स या वेलफेयर जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो उसको वो कैसे एलोकेट करती है वेरियस सेक्टर्स में, वेरियस प्रोग्राम्स या प्रोसीजर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जाती हैं। और जो भी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉर्ट आउट होंगे कंट्री के अंदर, जो मनी सप्लाई है वो कैसे कंट्रोल होगा, ये सब कुछ जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। अब अगर हम बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो सीधी सीधी बात है, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो जैसा मैंने बताया कि एक डायनेमिक एनवायरनमेंट के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगे एनवायरनमेंट के चलते और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चलते, उसको समझने में और उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, सॉल्व करने में इट विल बी हेल्पफुल। नेक्स्ट जो है, अगर हम देखें तो किसी भी कंट्री को, कल हमने देखा था कि माइक्रो में हम अपने बिजनेस को लेकर के जो है पॉलिसीज़ बना रहे थे। तो आज भाई जो कंट्री के जो लीडर्स हैं या जो हमारा प्लानिंग कमीशन है जो प्लान कर रहा है कि इंडिया इकोनॉमिकली आके कैसे ग्रो होगा, तो उनको भी तो कंट्री के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़
और सारी चीज़ें फ्रेम आउट करनी है, तो ये पॉलिसीज़ फ्रेम करने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूनिट्स. तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को हेल्प करता है, क्योंकि जब आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं तो यू आर एबल टू मैनेज योर ओन ऑर्गेनाइजेशन इन अ बेटर वे. अभी मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसा मैंने बोला कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, ये अगर हमको सोचना है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको समझना पड़ेगा. तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो बात कर रहा है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, जीडीपी, इन सारे फैक्टर्स से पता चलता है. तो उसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए. देन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की यहाँ बात कर रहा है. जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि व्हेन द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, बट दैट इज़ नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन की डेफिनेशन जो है उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, राइज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, एंड सेकेंड जो है आपका डिक्रीज इन परचेजिंग प्राइस. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई कमोडिटी पिछले साल 100 की मिल रही थी, इस साल मुझे 150 में मिल रही है, तो मैं भी पिछले साल 10,000 रुपये महीना कमाती थी, अब 15,000 रुपये महीना कमाती हूँ. तो ये महंगाई नहीं है, क्योंकि अगर चीज़ों के दाम बढ़े तो मेरी इनकम भी तो बढ़ गई. तो ये महंगाई नहीं है. महंगाई तब होती है जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं लेकिन मेरी इनकम नहीं बढ़ती, मेरी परचेजिंग पावर यानी मेरी खरीदने की क्षमता उतनी की उतनी रह जाती है. उसको इन्फ्लेशन, उसको महंगाई बोला जाता है. ठीक है. तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन वो होता है जब चीज़ों की कीमतें सस्ती होती हैं और मेरी कमाई उतनी की होती है, यानी मेरा रियल परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ रहा है, तो वो डिफ्लेशन की सिचुएशन है. तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किसी भी कंट्री के अंदर क्या उसका ट्रेंड है, अगर इसको समझना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन दैट टू. देन जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना, ये तो फिक्स फैक्टर्स होते हैं, ये लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं. तो इनको हम एलोकेट कैसे करेंगे वेरियस सेक्टर्स में और कैसे इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, इसके बारे में जो है वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. फिर एसेंशियल फॉर द नॉलेज ऑफ, अगर आपको अपनी पूरी इकोनॉमी का नॉलेज चाहिए, होल इकोनॉमी का नॉलेज इफ़ यू वांट इट, देन यू नीड टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड डिटर्मिनेशन फॉर वैल्यू ऑफ मनी. Value of money means whatever factors of production are involved in the process of production are generated or provided by the society to the firms or to the nation, we can say, है ना. तो ये जो सोसाइटी पे भी तो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वो अगर आपको अपने फैक्टर्स के साथ में फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, तो व्हाट आर दे गेटिंग इन रिटर्न, है ना. तो वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर जो है हम स्टडी करते हैं. देन व्हाट वैल्यू इज सोसाइटी पेइंग टू अर्न दैट मनी, या आप जो पैसा कमा रहे हैं तो उसके लिए सोसाइटी भी एक वैल्यू बेयर कर रही है. ये आगे जब कॉस्ट वाला चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो उसमें रियल कॉस्ट, मनी कॉस्ट एंड एवरीथिंग कम्स, तो देयर विल अंडरस्टैंड इट. देन आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप अपनी खुद की इकॉनमी को, यानी अपनी कंट्री की इकॉनमी को, नेशनल इकॉनमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से या अदर कंट्रीज़ की इकॉनमी से आप कंपेयर कर सकते हैं, है ना. कि भाई हमारे यहाँ जैसे बोला जाता है कि टोटल जो नेशनल इनकम होती है उसको अगर आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो एक व्यक्ति कितना कमाता है वो पता चल जाता है. दैट इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम इन इंग्लिश, एंड हिंदी में उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय. प्रति व्यक्ति आय यानी पर हेड कोई भी पर्सन कितना पैसा कमाता है एक कंट्री के अंदर. तो मान लीजिए कि एक कंट्री ने एक साल में अगर 5 लाख करोड़ कमाए और उनकी जो है पॉपुलेशन जो है 100 करोड़ है, तो उसको आप 100 करोड़ से डिवाइड कर दीजिए, तो पर हेड कितनी इनकम है वो आपको पता चलेगा. तो एक ये इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री की इकॉनमी को नापने के लिए. तो ऐसे आप दूसरी कंट्रीज़ में पर कैपिटा इनकम का क्या स्टेटस है वो स्टडी करते हैं, और देन यू कैन कंपेयर योर इकोनॉमी विद अदर इकोनॉमीज़, है ना. कॉस्ट ऑफ लिविंग से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम से कंपेयर कर सकते हैं, जीडीपी और नेशनल इनकम जो है दो कंट्री के डेटास को आप कंपेयर करके जो है कंपैरिजन ऑल्सो बिकम्स ईजी. फिर कंपटीशन में आसानी होती है. देन जैसा कल मैंने बताया था कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिटेशंस भी हमने कल देखे थे, तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो है लिमिटेशंस समझ लेते हैं. इंडिविजुअल यूनिट्स को इग्नोर करता है ये. येस, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम बात कर रहे हैं तो हम कंट्री की इकोनॉमी, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि पर कैपिटा इनकम जो है वो काउंट करनी होती है. तो पर कैपिटा इनकम में तो जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो भी हमारी पॉपुलेशन में काउंट हो गया. और जब हमने जो है नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया
तो उस बच्चे की भी इनकम निकली, बट क्या एक्चुअल में वो बच्चा कुछ कमा रहा है? नहीं कमा रहा है। तो जो फिगर्स आए वो ऑन एन एवरेज बेसिस आए, क्योंकि वो इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी कर रहे हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स की वो यहाँ पर बातें नहीं करते हैं, वो उसको इग्नोर करते हैं। और क्योंकि वो इंडिविजुअल यूनिट्स को इग्नोर करके चलते हैं, यहाँ पे जो कंक्लूजन्स आते हैं वो कई बार प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। और यहाँ पर जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं या जो भी बोलना चाहिए, तो वो एग्रीगेट का होता है। इंडिविजुअल यूनिट्स का यहाँ पे हम लोग कुछ भी प्रॉफिट लॉस मेजर नहीं करते हैं। नेशनल इनकम, जीडीपी जो भी मेजर होता है वो ऑन एन एग्रीगेट बेसिस होता है। और मैक्रो इकोनॉमी जो है कई बार जो है इंडिविजुअल यूनिट्स की करेक्ट पिक्चर डिपिक्ट नहीं कर पाती है। हाँ भाई, क्यों कर पाएगी? क्योंकि वो तो इकोनॉमी एज अ होल स्टडी कर रही है, इट इज़ नॉट स्टडिंग अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स। ऑल्दो जो सारे इंडिविजुअल यूनिट्स का जो है कंबाइन करके जो है नेशनल इनकम बनती है, बट इवन देन जैसा मैंने अभी पर कैपिटा का कंसेप्ट बताया कि भाई टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो वो उसको टोटल सेक्टर से, तो ऑन एन एवरेज जो रिजल्ट्स आते हैं वो इंडिविजुअल यूनिट्स का करेक्ट पिक्चर डिपिक्ट नहीं कर पाते हैं। और मैक्रो इकोनॉमी जो है ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को इफेक्ट करे। एंड जो लास्ट है ये है कि वो कॉम्पोजिशन ऑफ एग्रीगेट्स पे डिपेंडेंट है, तो इंडिविजुअल यूनिट्स इसमें इग्नोर्ड हैं। अब यहाँ पर जो है ICSE बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनकी जो कहानी है वो यहीं समाप्त होती है कि भाई फर्स्ट चैप्टर के अंदर में ISE बोर्ड वाले बच्चे ये पढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। तो वो मैंने आपको बताया कि जब आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमी समझेंगे तो आपको होल इकोनॉमी समझने में हेल्प होती है, और जब आप होल इकोनॉमी की पॉलिसीज समझते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ बेटर वे में बना पाते हैं। तो एक दूसरे पे ये लोग डिपेंडेंट भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी इनके बीच में है जो मेरे पूरे एक्सप्लेनेशन से आप समझ पाएंगे। तो ISC बोर्ड वालों की कहानी यहीं पर समाप्त होती है इस चैप्टर को लेकर के। लेकिन जो CG बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ टॉपिक्स और आगे है, जैसे है आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी और नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड यस, आज मौसम बहुत अच्छा है रायपुर के अंदर, तो बाहर बैठ के वीडियो बनाने में मुझे मज़ा आया। और मैं एक चीज़ नोट कर पा रही हूँ कि यहाँ बैठकर अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो कल मैंने देखा कि वीडियोज़ में थोड़ा सा ईको इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो ईको इश्यूज़ आज नहीं होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।